हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है एंड इनमें किन किन आइटम्स की एंट्रीज होती हैं। ओके, लास्ट वीडियो में हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था एंड उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 1 डीके गोयल बुक से। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करते हैं। ओके, समझ में आया? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर करना, सोसाइटी की हेल्प करना, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। एंड ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का पता लगता था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें सरप्लस एंड डेफिसिट अमाउंट का पता लगेगा। ओके, समझ में आया आप लोगों को? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता था, उसमें हम रियल अकाउंट वाले रूल यूज करते थे। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है स्टूडेंट? सारे बच्चों को मालूम होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम नॉमिनल अकाउंट वाले रूल यूज करते हैं। ओके, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे उनकी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे एक्सपेंडिचर कॉलम में, एंड जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे उनकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे इनकम कॉलम में। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे बनाया जाता है, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर कॉलम बनता है एंड क्रेडिट साइड में इनकम कॉलम बनता है। ओके, इट कंटेन्स ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द करेंट ईयर वेदर पेड और ड्यू। करेंट ईयर के जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड में करते हैं, चाहे वो पेड हो या फिर ड्यू हो। रेवेन्यू एक्सपेंसेस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं या फिर मंथली जो खर्चे होते हैं उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। ओके, करेंट ईयर के जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर कॉलम में करते हैं, चाहे वो पेड हो या फिर ड्यू हो। समझ में आया? It contains all revenue receipts of the current year whether received or accrued। current year के जितने भी revenue receipts होते हैं उनकी एंट्री हम इनकम साइड में करते हैं, चाहे हमने रिसीव कर लिया हो या फिर अभी हमें रिसीव करना हो। ओके, समझ में आया आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किन किन आइटम्स की एंट्रीज होती हैं? इनकम साइड में सारे रेवेन्यू रिसिप्ट की एंट्री होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मंथली जो इनकम्स होते हैं, छोटे मोटे जो इनकम होते हैं उनकी एंट्री हम इनकम साइड में करते हैं। ओके, करंट ईयर के जितने भी इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं, चाहे पेड हो या फिर ड्यू हो या फिर रिसीव्ड हो या फिर एक्रूड हो। ओके, समझ में आया आपको? स्टूडेंट्स, इसमें एक ही चीज का ध्यान देना है कि जितने भी करंट ईयर के आइटम्स होते हैं, जितने भी करंट ईयर के इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हीं की एंट्री करते हैं। अगर उसमें प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो तो उसे हम डिडक्ट कर देते हैं, मतलब उसे हम लेस कर देते हैं। अगर किसी भी एंट्री में आपको, किसी भी आइटम में आपको ये लिखा रहा है कि इसमें प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस इंक्लूड है या फिर प्रीवियस ईयर के इनकम्स इंक्लूड है तो उसे हम लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया हो, सब्सक्रिप्शन 1 लाख एंड उसमें लिखा हो कि इसमें इंक्लूडिंग, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था, इंक्लूडिंग ₹10,000 फॉर प्रीवियस ईयर and ₹20,000 for next year। ऐसे दिया आपके क्वेश्चन में, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये कि सब्सक्रिप्शन सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओ का, इसकी एंट्री हम इनकम साइड में करते हैं। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी एंट्री हम इनकम साइड में करेंगे। एंड कैसे करेंगे? देखिए, टोटल 1 लाख दिया है ना, 1 लाख में से हम प्रीवियस ईयर के 10,000 को लेस कर देंगे
कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ईयर के भी 20,000 को हम लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 70,000। आ गया हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकल गया। टोटल 1 लाख था, इसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड था एंड नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड था, तो हमने उसे एक्सक्लूड कर दिया, माइनस कर दिया हमने। करंट ईयर का निकल गया 70,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स की ही एंट्री करते हैं। ये इनकम का केस हो गया स्टूडेंट्स। एक्सपेंसेस के केस में भी ऐसे ही होता है। एक्सपेंसेस में आपको 2 तरीके के एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगे, एक आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड एंड एक प्रीपेड से रिलेटेड। यहां मैं लिख रही हूं, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट मिल जाएंगे आपको एंड सेकंड प्रीपेड से रिलेटेड। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, अगर प्रीवियस ईयर का कोई भी आउटस्टैंडिंग दिया हो तो उसे हम करंट ईयर वाले में से लेस कर देते हैं एंड अगर नेक्स्ट ईयर का कोई भी प्रीपेड दिया हो तो उसे हम करंट ईयर वाले एक्सपेंसेस में से लेस कर देते हैं। ओके, इसको हम और अच्छे से समझेंगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे, उस टाइम में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अभी आप बस इतना ही समझो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे करंट ईयर के इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स की हम एंट्री करते हैं। ओके, समझ में आया आपको? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स लिखे हैं जिनकी एंट्री एनपीओ में मिलेगी आपको। एनपीओ के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो ये सारे आइटम्स आपको उसमें मिल जाएंगे, तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, ये समझने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आपको रेकरिंग इनकम एंड नॉन रेकरिंग इनकम के बारे में मालूम है? रेकरिंग इनकम क्या होता है एंड नॉन रेकरिंग इनकम क्या होता है? तो पहले आप लोग वो वाला पॉइंट समझ लो। रेकरिंग इनकम एंड नॉन रेकरिंग इनकम। स्टूडेंट्स, रेकरिंग इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट होता है एंड नॉन रेकरिंग इनकम कैपिटल रिसिप्ट होता है। रेकरिंग इनकम ऐसे इनकम्स जो हमेशा होते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो इनकम्स हमेशा होते रहते हैं, एवरी मंथ होते रहते हैं, उन्हें हम रेकरिंग इनकम कहते हैं एंड वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे उसकी एंट्री करते हैं। एंड नॉन रेकरिंग इनकम जो 2 साल में एक बार होता है एंड ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है एंड इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। ओके, नॉन रेकरिंग इनकम्स की एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने यही पढ़ा था कि जितने भी कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी एंट्री हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स की एंट्री करते हैं एंड बैलेंस शीट में सारे कैपिटल नेचर के आइटम्स की हम एंट्री करते हैं। ओके, जितने भी रेवेन्यू इनकम्स होते हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं एंड जितने भी कैपिटल रिसिप्ट होते हैं एंड कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। ओके, समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये बस मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन करी, जब हम सॉल्यूशन करेंगे उस टाइम में भी एक बार और अच्छे से समझेंगे, तब आप उस टाइम समझ लेना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको रेकरिंग इनकम एंड नॉन रेकरिंग इनकम के बारे में पता चल गया ना। रेकरिंग इनकम ऐसे इनकम जो हमेशा होते रहते हैं, इसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं एंड नॉन रेकरिंग इनकम जो 2 साल में एक बार होते हैं, इन्हें हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। ठीक, तो पॉइंट फर्स्ट लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एनपीओ का सोर्स ऑफ इनकम होता है। इट इज अ रेकरिंग इनकम फॉर एनपीओ। ये रेकरिंग इनकम होता है, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। इसकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में करते हैं। ओके, it is usually collected every month from all the members of the organization. Subscription every month organization receive करती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहने के लिए एवरी मंथ ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पेमेंट करना होता है, उसी अमाउंट को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन एवरी मंथ रिसीव करती है। ओके, ये रेकरिंग इनकम होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, हमेशा एवरी मंथ मिलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसकी एंट्री हम इनकम साइड में करते हैं। ओके, दिस सब्सक्रिप्शन अमाउंट आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने आपको बताया ना।
पॉइंट सेकंड, डोनेशन. डोनेशन इज द अमाउंट गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय एन इंडिविजुअल, कंपनीज और एनी इंस्टीट्यूशंस. डोनेशन कोई भी इंडिविजुअल या फिर कंपनी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन को देती है. ओके, डोनेशन मतलब आपको मालूम है दान देना होता है. तो ये क्या होता है, ये रेकरिंग इनकम होता है या फिर नॉन रेकरिंग इनकम होता है. तो देखिए डोनेशन टू टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, एक स्पेसिफिक डोनेशन एंड सेकेंड वन इज जनरल डोनेशन. अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, देखिए स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन रिसीव फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस इज कैपिटल रिसिप्ट. किसी ने डोनेशन दिया एंड उसने डोनेशन देने का कोई स्पेसिफिक पर्पस बताया, जैसे फॉर एग्जांपल डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग या फिर डोनेशन फॉर परचेजिंग एसेट्स और स्पोर्ट्स आइटम्स. किसी ने डोनेशन दिया एंड उसने कहा कि आप ये पैसा रखिए एंड इसका आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक और बिल्डिंग बनाइए. तो ये स्पेसिफिक पर्पस हो गया डोनेशन देने का, मतलब डोनेशन देने का एक पर्पस बताया उन्होंने. तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बन जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की ये लायबिलिटी बन जाती है. फॉर एग्जांपल किसी ने 1 लाख रुपीज 1 लाख एज डोनेशन दिया एंड उन्होंने कहा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स परचेज कर दीजिए, जिन एसेट्स की कमी होगी वो आप एसेट परचेज कर दीजिए या 1 लाख रुपीज रखिए एज अ डोनेशन उन्होंने दिया. तो ये स्पेसिफिक डोनेशन में आ जाएगा स्टूडेंट्स. उन्होंने डोनेशन देने का एक पर्पस बताया ना कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स परचेज करिए. तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन वो एसेट परचेज नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी बन जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की ये लायबिलिटी हो जाएगी. ठीक, तो इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करते हैं. ओके, स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल रिसिप्ट होता है. डोनेशन चैरिटी होता है, दान देना होता है. 2 टाइप्स के डोनेशंस होते हैं, फर्स्ट वन स्पेसिफिक डोनेशन एंड सेकेंड वन जनरल डोनेशन. तो स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट में इसकी एंट्री करते हैं एंड जनरल डोनेशन की एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में करते हैं. दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी अगर डोनेशन दे रहा है एंड उसने अपना स्पेसिफिक पर्पस बताया, डोनेशन देने का उसने पर्पस बताया कि ये मैं आपको डोनेशन दे रहा हूँ, इसका आप अलग से एक बिल्डिंग बना दीजिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये हो जाता है स्पेसिफिक डोनेशन. ओके, एंड इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करते हैं. ये हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट शोन इन द बैलेंस शीट. इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करते हैं. ओके, एंड जनरल डोनेशन इट इज अ रिकरिंग इनकम, इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट. मतलब किसी ने ऐसे दान दे दिया, किसी ने पैसा दे दिया, 60,000 रुपए दे दिया ऑर्गेनाइजेशन को एंड उसने कोई अपना स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया, उसने डोनेशन देने का कोई मकसद नहीं बताया कि मैं आपको क्यों दे रहा हूं, उसने बस ऐसे कैश दे दिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको हम जनरल डोनेशन कहेंगे. ओके, एंड ये रिकरिंग इनकम होता है. इसकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में करते हैं. ओके, ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता है. समझ में आया आपको, डोनेशन का मतलब समझ में आया. थर्ड पॉइंट इज लेगेसी. ये क्या होता है, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा. लेगेसी इज द प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय डिजीज्ड पर्सन, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट. आपने सुना होगा कि कोई कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी ये आप एनजीओ में दे देना, ऐसा आपने सुना होगा, मूवी वगैरह में आपने सुना होगा. तो इसे हम लेगेसी कहते हैं. कोई भी डिजीज्ड पर्सन का प्रॉपर्टी अगर एनपीओ में दिया जाता है तो उसे हम लेगेसी कहते हैं एंड ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, नॉन रिकरिंग इनकम होता है. हमेशा ऐसे केसेस नहीं आते हैं, कभी कभी ऐसे इनकम्स हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट एंड इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं. ओके, समझ में आया. बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम करते हैं इसकी एंट्री. ठीक, लेगेसी क्या होता है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं. कोई भी पर्सन ये कह के जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी आप एनपीओ को दे देना, नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को दे देना, तो इसे हम लेगेसी कहते हैं. ओके, एंड ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, नॉन रिकरिंग इनकम होता है. इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होती है. ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ोगे एक बार और तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक, फोर्थ पॉइंट इज लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सब्सक्रिप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना. सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहने के लिए एवरी मंथ कुछ पेमेंट करना होता है, उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं. बट
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहने के लिए वो अपने पूरे लाइफ टाइम का फीस एक साथ ही पे कर देते हैं, उसे हम लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। ठीक, मैंने यहाँ क्या लिखा है देखिए, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट अ पर्सन पेज टू बिकम द लाइफ टाइम मेंबर ऑफ द एनपीओ। किसी भी एनपीओ का मेंबर बने रहने के लिए अपनी पूरी लाइफ टाइम का फीस एक ही साथ पे कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। एंड ये नॉन रिकरिंग इनकम होता है, मतलब ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। कभी कभी ऐसे इनकम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक, अपने पूरे लाइफ टाइम का फीस एक साथ जमा करना कोई छोटा अमाउंट तो होगा नहीं, बड़ा अमाउंट होगा। पूरे लाइफ टाइम का फीस एक साथ पे करना तो जाहिर सी बात है बड़ा अमाउंट होगा। तो ये ऐसे अमाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रिसीव नहीं होते हैं, कभी कभी मिलते हैं। ये कैपिटल रिसिप्ट होता है एंड इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। ओके, लाइफ मेंबरशिप फीस की एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट इज ऑनरेरियम। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एन अमाउंट पेड टू समवन एज ऑनरेरियम। ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन हो रहा है, ओके, एंड उसमें बाहर से सिंगर्स को, एक्टर्स को, डांसर्स को बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए। ठीक, बाहर से बुलाया गया, आउटसाइडर्स को बुलाया गया, तो उन्हें कुछ फीस दी जाती है, कुछ अमाउंट पे किया जाता है इन्हें, तो इसे हम कहते हैं ऑनरेरियम। एंड ये एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है ये। ठीक, इनकम नहीं होता है ये, ना ये रेकरिंग इनकम होता है, ना ये नॉन रेकरिंग इनकम होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन पे करती है, आउटसाइडर्स को ऑर्गेनाइजेशन पे करती है, तो ये हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड इसकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में करते हैं। ठीक, अभी तक हमने सिर्फ इनकम्स के बारे में पढ़ा, बट ये एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है। बाहर से लोगों को बुलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑनरेरियम। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले ले तो किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बाहर से लेक्चरर्स को बुलाया जाता है कि आइए आप एक दिन मेरे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दीजिए, तो ये आउटसाइडर हो गया ना, आउटसाइडर को बुलाया जा रहा है, स्कूल के एम्प्लॉयज से नहीं कहा जा रहा है, बाहर के लोगों को बुलाने की, बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है मेरे बच्चों को एक दिन का लेक्चर दे दीजिए, तो उसके बदले में उन्हें कुछ अमाउंट पे किया जाता है। ठीक, ये एक्सपेंस होता है एक तरीके का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं इसे हम। एंड इसकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं, डेबिट साइड में, मतलब एक्सपेंडिचर साइड में। समझ में आया? लास्ट पॉइंट इज सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट बिकने की एंट्री क्या होती है? जब ओल्ड एसेट, कोई भी एनपीओ ओल्ड एसेट बेचती है तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं? तो देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू है ₹50,000, पुराना हो गया है, इसका अब कोई यूज नहीं रह गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बेच दिया। ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बेचा तो ये फर्नीचर 40,000 में बिका, इस पे 10,000 का लॉस हुआ। 50,000 का फर्नीचर था, ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 40,000 में बेचा, तो 10,000 का इस पे लॉस हुआ ना। तो जब भी कोई भी ओल्ड एसेट को बेचने में लॉस होता है तो उसकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड में करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉमिनल अकाउंट होता है, जितने भी लॉसेस होते हैं उनकी एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं, जितने भी गेन्स होते हैं उनकी एंट्री हम इनकम साइड में करते हैं। तो ओल्ड एसेट को बिकने में अगर लॉस हो रहा है तो उसकी एंट्री हम एक्सपेंस साइड में करेंगे। एंड अगर प्रॉफिट हुआ तो 40,000 का फर्नीचर था एंड 50,000 में बिक गया, तो 10,000 का उस पर प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ 40,000, 10,000 का गेन हुआ, तो इस गेन की एंट्री हम इनकम साइड में करेंगे। ओल्ड एसेट के बिकने पे अगर लॉस होता है तो उसकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड में करते हैं। एंड ओल्ड एसेट के बिकने पे अगर प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री हम इनकम साइड में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे और भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको आपकी बुक में, ये तो मैंने कुछ ही पॉइंट्स लिखवाए हैं। और क्या मिल जाएंगे देखिए, इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है? इंडोमेंट फंड ऐसा फंड होता है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कंपनीज देती है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक,
किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड दिया जाता है उसे हम इंडोमेंट फंड कहते हैं एंड ये नॉन रेकरिंग इनकम होता है, इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। ठीक, कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है ये। ठीक, इंडोमेंट फंड क्या होता है, तो किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड दिया जाता है उसे हम इंडोमेंट फंड कहते हैं एंड इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं, ये नॉन रिकरिंग इनकम हो जाता है। ठीक, एंड और भी ऐसे कई आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक ग्रांट होता है। ठीक, ग्रांट गवर्नमेंट देती है ऑर्गेनाइजेशन में, जो डेली के खर्चे होते हैं ना, उन खर्चों को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ग्रांट देती है, ग्रांट। ओके, ये भी एक तरीके का फंड होता है, गवर्नमेंट देती है ऑर्गेनाइजेशन को रूटीन खर्चों को करने के लिए। ठीक, डेली के जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट देती है। ये क्या हो जाता है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा ये। तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, इसकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के इनकम साइड में करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में करेंगे। ठीक, समझ में आया आपको? ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने ट्राई किया आप लोग को समझाने का। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना तो उस टाइम में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, तो उस टाइम में भी हम एक बार समझ लेंगे। ठीक, सो स्टूडेंट्स, आज हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। ओके।